तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज की न्यूज़ है जो फटाफट आपको सुना देता हूँ। टैरिफ लगाया यूएस ने, हम भारत के ऊपर भी लगाया, बहुत सारे देशों पे लगाया, लेकिन चाइना ने वापस अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अमेरिका वैसे भी कुछ नहीं बनाता था, लेकिन टैरिफ लगाने से चाइना का 15% और भारत का 5% शेयर मार्केट गिर गया है। मार्केट के अंदर अभी बहुत बड़ा झोल झपाटा चल रहा है। दूसरी न्यूज़ है कि भाई बांग्लादेश अंदर ही अंदर एक पूरा एक गुट खड़ा कर रहा है। ये गुट ऐसा है जैसे कि मतलब ये बॉर्डर पे इंटरफेयर करेगा हमारे साथ। ये पब्लिक को आगे करके हमारे फौजियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ये लोग। ये सिविलियंस की ड्रेस में होंगे और ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इनके पास वेपन्स हैं। और दूसरी चीज़ कि कश्मीर के अंदर में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंटरफेयर किया जाए, ताकि भारत का जो फोकस है वो पाकिस्तान से थोड़ा हट जाए। क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि जितने भी अभी पाकिस्तान में अननोन गनमैन हैं, जितने भी अभी हाफिज सईद के लोगों को मारा गया है और 2-3 लोगों को और को न्यूट्रलाइज़ किया गया। और फिर जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस कर रहा है, जो कि एक जितने भी अभी वो जो अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हुए हैं, उनमें जितने भी लोग थे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए बलूचिस्तान के लोग, उन सबको न्यूट्रलाइज़ कर रहा रातों रात। तो उनका ये है कि अभी ये न्यूज़ बाहर नहीं आए, तो इस चक्कर में वो भारत को बिजी करना चाहते हैं दोनों तीनों तरफ। इसलिए उन्होंने मोहम्मद यूनिस को चाइनीज़ भेजा। चाइना से मोहम्मद यूनिस का ऑलरेडी अभी मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई है। तो मोदी जी ने अभी कोई ट्वीट नहीं डाला अपना, जो उनका फेसबुक का या यूट्यूब का जो भी पेज है वहाँ पे भी उन्होंने कोई अपडेट्स नहीं डाली कि उन्होंने मोहम्मद यूनिस से क्या मीटिंग की है। लेकिन मोहम्मद यूनिस ने बोला कि भाई मेरी मोदी जी से बायलैटरल मीटिंग हुई है, यानी कि दो देशों की जो बातचीत होती है उस पर हमारी बातचीत हुई, डिस्कस हुई है। तो अब बांग्लादेश के ऊपर ये प्रेशर हो गया है कि भाई बांग्लादेश के जो स्टूडेंट थे, जिन्होंने ये सोचा था कि हम बांग्लादेश में नई सरकार लाएंगे तो एक बदलाव आएगा बांग्लादेश में, उनका उनका भविष्य भी गड़बड़ हो चुका है। क्योंकि इतना टैरिफ लगा दिया है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चर करता था और एक अच्छी ग्रो कर रहा था, और धीरे धीरे बांग्लादेश का जो मार्केट है वो कम से कम 15% गिर चुका है। बांग्लादेश का सामान अब बाहर देशों में, तो जो यूएस वगैरह में जो जाता था, जारा का कपड़ा या मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स कपड़ा, बीफ वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गई। ऑलरेडी सबसे ज़्यादा टैरिफ बांग्लादेश और पाकिस्तान पे लगा है। तो अब भारत के ऊपर भी ये जो प्रेशर आ जाएगा इसका कि बांग्लादेश के अंदर की जो फैक्ट्री या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर आए, तो बांग्लादेश उस चीज़ से भी चिढ़ रहा है। मतलब बांग्लादेशी लोगों का बेरोजगार भी छीना जा रहा है, और इस पे छीनने की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है, मोहम्मद यूनिस के ऊपर ही। क्योंकि वहाँ पर उनके कट्टरवाद और रिलीजन बेस पे इस्लामिक कट्टरवाद के जो संगठन है वो काफ़ी तेज़ी से इकट्ठे हो रहे हैं। ब्रेन वॉश बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब ये पाकिस्तान की आईएसआई कर रही है या किसी फंडामेंटल की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है, जिसमें सिविलियंस को ही वेपन बनाया जा रहा है। और दूसरा चीज़ कि बांग्लादेश के कुछ स्लीपर सेल्स, यानी कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो दिल्ली के अंदर है या पूरे भारत में फैले हुए हैं, ये एक तरह से अभी पूरे भारत को जलाने की कोशिश कर रही है। ये लोकेशंस को एक टारगेट कर रहे हैं। पूरा सिटी एक अच्छा जगह ऐसा देख रहा है, जैसे मुंबई हो गया या दिल्ली हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जहाँ पर वक्फ बोर्ड की एक अच्छी पकड़ है, वक्फ बोर्ड ने जहाँ पर कब्जा किया हुआ है, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय की एक अच्छी पकड़ है, उसके अंदर में ये रोहिंग्यास एक सिग्नल का काम करते, एक मैसेज का काम करते हैं हमारे मुस्लिम संगठन को एक मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे कि इजीली ये लोग कहीं पे भी दंगा फसाद कर सके और मस्जिदों से किसी भी प्रकार की एक ऐसी भीड़ जमा कर सके जिससे कि इस पूरा प्रशासन और पूरा राज्य जले। और बाहर का जो एक इन्वेस्टर जो इंडिया के अंदर आता है, उसकी नज़र तो हर एक चीज़ पे जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के जो बड़े मैन्युफैक्चर या निवेशक होते हैं, उनके मन में एक डर रहता है कि हो सकता है कि यहाँ पर उनकी जो इन्वेस्ट वो करेंगे वो ग्रो ना करे। तो ये भी एक साजिश होती है। दूसरी चीज़ की इस्लाम जो मतलब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो एक वेपन बना रहे हैं अपनी मूवमेंट्स को। एक तरह से वो अपने मूवमेंट जो लेडीज संघ उनका है, समुदाय है, उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ रोड पे बैठ जाइए। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि आप हमसे बात ना करें, आप मर्द समाज से बात करें। यानी कि उनका ये मानना है कि औरतों को बात नहीं करनी चाहिए मर्दों से, वो भी पराए मर्दों से, पर वो धरने देने के लिए बैठी हुई है। तो अब ये 2-3 चीज़ें हैं। और वक्फ बोर्ड का शायद अब जब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, पार्लियामेंट से पास हो चुका है बिल वक्फ बोर्ड का, इसमें चेंजेस आएंगे अभी।
लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट एक केस जाएगा और कल राष्ट्रपति जी का भी सिग्नेचर हो चुका है, वक्त बिल बोर्ड पास हो चुका है। अब इस चीज़ से एक दो चीज़ें और निकल के आ रही है कि जो सदर्न पार्ट है साउथ का, दक्षिण भारत, उसके अंदर में वक्त बोर्ड ने बहुत सारे कब्जे किए हुए, क्योंकि साउथ के अंदर में बहुत क्लियर और बहुत ही बेहतर तरीके से मुस्लिम संगठनों ने काम किया है, जिसमें पीएफआई बहुत ही बेहतर काम किया है। पीएफआई ने पहले पूरे मुस्लिम समुदाय को एक साथ इकट्ठा किया, एकदम पूरा रेडिकलाइज किया, सदन पूरा इस्लामिक स्टेट की तरह उनको, जो जिस तरह की आईएसआई की सोच होती है, बगदाद में जो इस्लामिक स्टेट का जो सोच था, जो अभी हमास की सोच है, और जो पाकिस्तान की सोच है, एक सोच है रेडिकलाइज करने की, कि दूसरे धर्मों से नफरत करने की, और एक ये 1940 मतलब 2047 तक एक अपना प्रधानमंत्री बनाने की, और भारत की वोटिंग सिस्टम को और इंडिया के सिस्टम पे अपने एक रिलीजन बेस पे अपनी एक बहुमत लाने की जो उनकी एक सोच थी, उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मैनिपुलेट किया और फिर उनकी ज़मीनें अपने अपने कब्ज़े में ली, उनसे दान लेके अपने कब्ज़े में कर ली। ठीक है, वहाँ से वो रेंट प्राप्त करते हैं, उसको वो किराए करते हैं और वो अपने उनको बेचते हैं, अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, और उस पैसे से जो ज़मीनें बेचते हैं उस पैसों से ये फंडिंग रेज करते हैं। पैसा बाहर देशों से भी आता है, साउथ जो अपने इस्लामिक कंट्रियां हैं, ये अपने जो ये ईरान, इराक, ये जो एक मुस्लिम कंट्री है हमारे पास, जो हमारे ईस्ट, क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी बोलते हैं आप लोग, जो अपने पास की जो कंट्रियां हैं उन वहाँ से फंडिंग रेज करते हैं। फिर ये जो वक्फ बोर्ड की कुछ ज़मीनें थी, इनको भी बेच करके भी बहुत बड़ी फंडिंग रेज करते हैं, और ये पूरी फंडिंग ये लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कि उत्तराखंड और हिमाचल के स्टेट में भी बहुत जगह वक्फ बोर्ड, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड के लोग क्या करते हैं कि उनके कुछ लोग होते हैं, वो कहीं जाते हैं कुछ जगह पे अचानक से रात को मज़ार बनाते हैं, और मज़ार बना के अगले दिन उसको रंग पुताई करके 4-5 लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं। होता कुछ नहीं है वहाँ पे, और फिर उसके बाद फटक से रातों रात वो उस जगह को किस तरीके से एक अपने वक्फ बोर्ड की कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये उनकी ज़मीनें हो गई है। तो अब यहाँ पर जो फंडामेंटल ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस जाए तो उसमें जिसकी ज़मीन है उसको ही प्रूव करना कि भाई ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम इस चीज़ को प्रूव करो। वक्फ बोर्ड को कुछ भी नहीं करना है। वक्फ बोर्ड ने अगर क्लेम कर दिया है कि ज़मीन उसकी है, तो वो ये अब उस बंदे को क्लेम करना है जिसकी ज़मीन है। ठीक है, उसके बाद आप पीछे आते, तो पीछे आने के बाद हमें जो अभी एक चीज़ नज़र आ रही है कि इज़राइल कंटिन्यू अब भी हमास के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है कंटिन्यू, और हमास के लोग जो है अभी भी इसराइल के लोगों को जो हॉस्टल बनाए हुए थे उनको रिलीज़ नहीं कर रहा है। और एक डेटा बता रहा है कि पूरा जो हमास है, हमास ने जो हमास के पीछे का जो सपोर्ट है ईरान और हमास वेपन से, जो वेपन उनके पास है, रशिया का जो एक उनके साथ कनेक्शन था, जो पुराने हथियार थे उनके पास, उससे बैकफायर कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगाया जा रहा है ऊपर से, और अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर वो बॉम्बिंग करे। अगर ईरान के ऊपर बॉम्बिंग हो जाती है, उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में जो तेल के भाव अभी हैं, तो ये तेल के भाव बढ़ जाएंगे, और ये भारत के लिए एक अच्छी खबर नहीं, क्योंकि भारत में अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर भारत के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आने वाला टाइम, अभी हमारा मार्च अप्रैल का जो टाइम है, इसमें ऑलरेडी भारत के अंदर में बहुत सारी चीज़ें, मौसम चेंज होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन, गर्मी की वजह से। ठीक है, तो भारत का एक ये होगा कि भाई महंगाई बढ़ने से जो छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होगी। गैस महंगा नहीं होगा, हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, तेल से रिलेटेड हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। और उसके बाद ये हो रहा है कि जो टैरिफ लगा है, उस टैरिफ से अभी इंडिया का मार्केट अभी है ठीक, इंडिया के अंदर के माहौल्स ठीक है, बट इंडिया जो यूएस के अंदर बाहर जो पैसा मतलब कमाता था, वहाँ से जो वहाँ का जो बेनिफिट होता है वो दूसरे देशों से ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपना एक लेफ्टिनेंट कर्नल, यानी कि एयरफोर्स के हमारे एक संतोष यादव जी, एयरफोर्स के जो हमारे फाइटर चला रहे थे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसमें जो डेथ हुई है उसमें सबसे बड़ा जो एक नुकसान हुआ है कि उसमें यूज़ किया जा रहा जो एरोप्लेन था वो पुराने ज़माने का था, 90s 80 का टाइम का था वो। ठीक है, और वो जो है वो सर्विसिंग करने के बाद उसको यूज़ किया जा रहा था, हालांकि उसको काफ़ी साल हो गए थे। उसकी जो एक एज होती है कि इसको रिटायर करना होता है या इतने साल के बाद यूज़ नहीं करना, उसके बाद भी यूज़ हो रहा था। तो यहाँ पर ये पूरा जो क्लेम है ये पूरा सरकार के ऊपर जा रहा, नाकामी है सरकार के, कानून के रक्षा मंत्री की साहब राजनाथ सिंह जी की कहीं ना कहीं
ये जो स्ट्रेटेजी है कि पुरानी चीज़ों को यूज़ करके काम चला रहे हैं, इसमें सैनिकों की जान जा रही है, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बुरा सेटबैक है। हमारा एक सैनिक शहीद हो चुका है सिर्फ एक ऐसे पुरानी चीज़ों को यूज़ करके। तो यहाँ पे सरकार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। पांचवी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि देखो, म्यांमार के अंदर और जो थाईलैंड के अंदर में जो भूकंप आया है, उसमें बहुत सारी जनसंख्या मरने वालों की, और रिलीफ कार्य अभी भी चल रहा है। भारत की तरफ से उनको पूरा सपोर्ट है। हमारी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है पहले दिन, और एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 2000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग अभी हो सकता है कि जो दबे हुए कोई सेफ हो ज़मीन के नीचे, बट अभी सर्च ऑपरेशन चालू है। उसके बाद अभी भारत के अंदर में अभी सिर्फ एक ही चीज़ का जो हमें डर है, वो ये है कि आने वाले वक्त के अंदर में भारत जलाए ना जाए। भारत जलाने का मतलब ये हो गया है कि पूरे देश में अगर इसी तरह से जैसे शाहीन बाग हुआ था, तो शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन था, वो धरना प्रदर्शन नहीं था, वो फिर बाद में एक उग्र रूप ले लेता है, और उसमें सिविलियंस और आपस में लड़ते हैं, और फिर लोगों की जानें चली जाती, पूरा शहर जला दिया जाता है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ बड़ा प्लान हो रहा हो, क्योंकि अगर पूरी सड़कें हमारे मुस्लिम भाई लोग सड़कें बंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बड़ा करने का कोशिश करेंगे। वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन उनके कुछ 2-4 लोग जो उनमें बैठे होते हैं, जो पूरा प्लान जानते हैं, तो एक आने वाला टाइम थोड़ा डेंजरस हो सकता है जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है या इसके ऊपर कोई बवाल मचा हुआ रहता है। ठीक, तो और अभी आगे देखना ये होगा कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी हमारी बांग्लादेश को लेके, क्योंकि बांग्लादेश का जो जब तक मोहम्मद यूनिस है तब तक भारत की पूरी सरदर्दी रहेगी, क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने जो चाइना को एक ऑफ़र किया है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में सामान पहुंचाना है, तो आपके पास, हमारे पास जो एक समुद्री रास्ता है, तो हम उसके किंग हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हो और हमारे ज़रिए इंडिया के अंदर ये सब कर सकते। तो यहाँ पे ये बात नहीं थी, बात उनकी ये थी, लेकिन मैसेज ये था कि अगर आप हमारे साथ आओगे तो हम इंडिया से 7 सिस्टर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, वहाँ से आसानी से काटा जा सकता है। ऑलरेडी 1965 पे चाइना तेजपुर यानी कि अरुणाचल का प्रदेश है, और आसाम से थोड़ा सिलीगुड़ी के थोड़ा पीछे ही आता है, तो वहाँ तक आई हुई थी 1965 पे, तभी जो चाइना के साथ हमारी वॉर हुई थी। तो बांग्लादेश का सिग्नल ये था कि इधर से हम लोग आएंगे और उधर से आप लोग आओगे और उधर से आईएसआई आएगी, तो हमें तीनों फ्रंट पे उलझा करके चिकन नेक को तोड़ा जा सकता है। तो एक मैसेज जो उन्होंने किस पर्पस से दिया, लेकिन मैसेज यही था। तो अब भारत के ऊपर ये भी है कि अब हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट को रेलवे लाइन से और एक अच्छी कनेक्टिविटी से हमें उसको जोड़ना होगा। एक्सप्रेस वे बनाने पड़ेंगे, रेलवे बनानी पड़ेगी, हो सकता है वहाँ जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट करनी हो, वहाँ पे इंटरनेट सुविधा पहुँचानी हो, हर तरह से वो करनी होगी। और एक न्यूज़ और है, बहुत भयंकर न्यूज़ है, जिसमें कि मणिपुर के अंदर में जो बीजेपी के इस्लाम कुमार मुस्लिम लीडर थे, उनका घर जलाया गया क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड को सपोर्ट किया था। तो अब देखना कुछ ऐसी उनके फैमिली मेम्बर कोई जले हैं या किसी तरह की न्यूज़, इस तरह की कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ ये है कि उनके घर पे आग लगा दी गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने आग लगाई है क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए थे और वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में थे, तो उनका घर जलाया गया है। और पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भाई देखो, जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगी तो उसमें उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फंडामेंटल जो उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई फ़ायदे हैं, तो वो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो वक्फ बोर्ड को हैंडल कर रहे हैं। 4-5 मौलाना और जो ये कमेटियाँ यही जानते हैं, क्योंकि इतने सालों से जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उनके द्वारा भारत सरकार को कोई मदद नहीं है। उल्टा भारत सरकार उसमें फ़ंड करती है, पैसा रिलीज़ करती है कि भाई उनके जो कर्मचारी है उनको सरकार फंड दे रही है ना, तो उनकी तनख्वाह सरकारें दे रही है। तो फिर इतने सारी प्रॉपर्टी का और इतने सारे फंड का कर क्या रही है ये वक्फ बोर्ड। तो अब तीसरी चीज़ ये है कि भाई पूरा गेम जो ख़राब किया टैरिफ की वजह से, पूरे देश में जो महंगाई आने वाली है, जो मंदी आने वाली है, इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा हम जैसे छोटे लोगों के लोग, मिडिल क्लास लोगों के लिए। क्योंकि हमारी चीज़ें महंगी नहीं हो जाएगी, हमारे ऊपर जो टैक्स का एक प्रोसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। टैक्सेस सरकार ने कम किया, लेकिन आने वाली चीज़ों पे जब दाम बढ़ जाएंगे तो हमारा टैक्स कम होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एलन मस्क की जो टेस्ला है, अगर उसको इंडिया में आने देते तो शायद वो इतना नहीं लगता है, लेकिन अमेरिका के पास एक ऑप्शन है कि अमेरिका कुछ बनाता नहीं है।
अमेरिका इन्वेस्ट अपने देश में कुछ भी नहीं बनाता है। हो सकता है कि अमेरिका बाहर के देशों में अपनी कंपनी खोल के बैठा, जैसे कनाडा भारत के अंदर या इस तरह कहीं भी, लेकिन अमेरिका खुद कोई खास मैन्युफैक्चर नहीं करता है। तो जो इंडिया की जो मेडिसिन है वो दुनिया में सबसे सस्ती है, तो भारत के ऊपर वो इतना ज़्यादा बाकी चीज़ों पर टैरिफ लगाएगा, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनके ऊपर वो टैरिफ नहीं लगाएगा। और मुझे लग रहा है कि जब वो टैरिफ अगर लगाए, कुछ लगाने की कोशिश करेगा, तो हमारे जो इंडस्ट्रियल है वो दूसरे देशों में जाएंगे मेडिकल को लेके, दवाइयाँ बेचेंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ हो जाएगी कि हमारे देश की एक इकोनॉमी जो है थोड़ी सी गिरेगी बाकी चीज़ों को लेके। तो ये फार्मास्यूटिकल जो है एक तरह से कवर करेगी उस चीज़ को। देखना ये होगा कि क्या उससे कवर होता है या नहीं होता है। तो आज के लिए इतना सारा बहुत है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।